इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। ऋषिकेश में गीता प्रेस शताब्दी से पहले अमित शाह और सीएम धामी ने की गंगा आरती। कल्याण शताब्दी अंक का किया विमोचन। हरिद्वार में अमित शाह ने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का किया उद्घाटन। रामदेव ने बताया विश्व का पहला इंटीग्रेटेड अस्पताल। मसूरी में टाउन वेटिंग कमेटी बैठक में हुआ हंगामा। पटरी कारोबारियों ने लगाया भेदभाव का आरोप। देहरादून में कृषि सहायकों के मानदेय में बढ़ोतरी। पदाधिकारियों ने मंत्री जोशी से की भेंट और आभार व्यक्त। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। उत्तराखंड के ऋषिकेश में बुधवार को गीता प्रेस के शताब्दी समारोह से पहले केंद्रीय गृह मंत्री एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गीता भवन के गंगा घाट पर गंगा आरती और पूजा अर्चना की। इसके बाद गीता प्रेस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्र कल्याण के शताब्दी अंक का विमोचन भी किया। दरअसल ऋषिकेश स्थित गीता प्रेस में आयोजित शताब्दी समारोह के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नीतियों के मूल आधार में भारतीय संस्कृति की वैचारिक शक्ति को पूर्ण स्थापित करने का महान कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि गीता प्रेस हर कालखंड में सनातन चेतना के उत्सव को जीवित रखने का सशक्त माध्यम रहा है। कार्यक्रम से पूर्व अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गीता भवन के गंगा घाट पर गंगा आरती का देश और समाज की सुख समृद्धि की कामना की तथा गीता प्रेस आश्रम में भी कुछ समय बिताया। प्रकाशित हुआ वो अंक नारी अंक था। सनातन धर्म के अलावे कौन धर्म में मां का महिमा मंडन इतनी महान तरीके से किया होगा। और जब आजाद हुए इसके बाद में पहला अंक नारी अंक के रूप में प्रकाशित किया गया। हिंदू संस्कृति पर जो अंक आया वो उस समय आया जब जवाहरलाल नेहरू जी के समय में पाश्चात्य असर से हमारे देश की नीतियां घड़ी जा रही थी। 1950 का वो वर्ष था। देश की शिक्षा नीति, देश की विदेश नीति, देश की रक्षा नीति, देश की व्यापार नीति जब पश्चिम के विचारों से प्रभावित होकर बन रही थी, उस वक्त कल्याण ने चुपचाप कुछ करे बगैर हिंदू संस्कृति अंक प्रकाशित किया। इसमें हिंदू धर्म दर्शन, हिंदू आचार विचार, हिंदू रीति रिवाज, पर्व उत्सव, कला संस्कृति, हिंदू आदर्श और हिंदू सनातन ग्रंथों में नीतियों के लिए जितने भी उल्लेख है, चाहे नारद युधिष्ठिर संवाद हो, चाहे शांति पर्व की बात हो, चाहे रावण लक्ष्मण संवाद हो, चाहे यक्ष और गंधर्व और युधिष्ठिर का संवाद हो, ये सारी चीजों को कुछ बोले बगैर भारत की जनता के सामने रखने का काम कल्याण ने किया। मुझे मालूम नहीं है उस वक्त उन लोगों ने क्या सोचा गया। मेरा तो जन्म भी उसके 12 साल के बाद हुआ। परंतु निश्चित रूप से विचार होगा कि जब देश आजाद होकर अपनी नीतियां बना रहा है, वो नीतियों का मूल
हमारा मूल विचार होना चाहिए, नहीं कि पाश्चात्य विचार होना चाहिए। और ईश्वर की कृपा देखिए, आज शताब्दी का वर्ष है। ये जो यू टर्न लगाना था, वो यू टर्न लगाने का काम तीव्र गति से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज चल रहा है। श्रीमद् भागवत, भगवत गीता, शिव पुराण, विष्णु पुराण, महाभारत, रामचरितमानस, वाल्मीकि रामायण जैसे कई लोकप्रिय ग्रंथों को बार बार पुनर्मुद्रित कर कर लोगों तक पहुंचाया, परंतु इसके अलावे आदि शंकर के उपनिषदों की मीमांसा को, टीका को भी लोगों तक पहुंचाकर बहुत बड़ा काम किया है गीता प्रेस। और मैं मेरे ही घर की बात करता हूं। मैं तो बहुत छोटा था और मेरी दादी चल बसी, मगर मेरी बहनों से मैंने सुना है, मेरी दादी जो गीता पढ़ती थी वो गीता प्रेस की थी। मेरी माँ ने भी गीता प्रेस के पुस्तक पढ़े और आज मेरी पोती भी अपनी स्कूल के बक्से में हनुमान चालीसा रख कर जा रही है, वो गीता प्रेस का। 4-4 पीढ़ियों से सनातन के रास्ते पर हर पीढ़ी को वो ही साहित्य जरा भी डाइल्यूट करे बगैर, इसके अंदर विकृति लाए बगैर लोकभोग्य बनाने का काम गीता प्रेस ने किया है। मैं मानता हूं, मनपूर्वक मानता हूं कि भाई जी जैसा सनातन की सेवा करने वाला दूसरा व्यक्ति शायद युगों में कोई हो पाए। इतनी बड़ी सेवा पूज्य भाई जी ने करी है। ये एक पत्रिका मात्र नहीं है, बल्कि भारतीयों के लिए आध्यात्मिक जगत का पथदर्शक है। भारत की संस्कृति को अमर करने के लिए काफी सारे प्रयास चल रहे हैं। इसमें सबसे मजबूत प्रयास का नाम है कल्याण पत्रिका। और समाज की सज्जन शक्ति को संगठित कर एक अद्भुत शक्ति निर्मित करने का काम भी कल्याण ने किया है। कभी भी समाज में सज्जनों की कमी नहीं होती है, कमी होती है सज्जनों के संगठित होने की। कल्याण ने इस 100 साल में 1926 से लेकर 2026 तक 100 साल में सनातन धर्म के अनुयायियों की सज्जन शक्ति को संगठित करने का काम कल्याण ने किया। हरिद्वार में आयोजित उद्घाटन समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पतंजलि इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का शुभारंभ किया। योग गुरु स्वामी रामदेव ने कहा कि यह विश्व का पहला एकीकृत अस्पताल है जहां इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड इलाज और इंटीग्रेटेड मेडिकेशन के माध्यम से उपचार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि अस्पताल में डायलिसिस, घुटना प्रत्यारोपण, रीढ़ और कमर के ऑपरेशन से लेकर ब्रेन सर्जरी तक की सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन प्राथमिकता बीमारी को ऑपरेशन तक पहुंचाने से पहले रोकने की होगी। कर तो करो। बोले भारत माता की, भारत माता की। आज विश्व के इतिहास का प्रथम इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट और हमारे देश के गृह मंत्री, सहकारिता मंत्री जो अपने राष्ट्र धर्म के साथ साथ सनातन धर्म को सर्वोपरि रखते हैं, योग आयुर्वेद को सर्वोपरि देखना चाहते हैं, ऐसे हमारे परम आदरणीय श्रद्धेय अमित शाह जी ने इसका लोकार्पण किया है। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है इस पवित्र अनुष्ठान के लिए। कह रहे थे कि ये एक हाइब्रिड हॉस्पिटल हो गया है वर्ल्ड का पहला, जहां पर 90 से 99% रोगों को हम योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, पंचकर्मा, षटकर्मा, पंचमहाभूत चिकित्सा से, मेडिकेटेड वाटर, फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना की जो हमारे तौर तरीके थे, सिरोधारा से लेके अक्षितर्पण, कर्णपूर्ण, नस्य, अभ्यंग, बस्ती, इन सारी प्रक्रियाओं से शरीर का शुद्धिकरण
और जिन कारणों से बीमारी होती है, स्ट्रेस, इन्फ्लेमेशन इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीजेस। कैसे डिस्ट्रेस किया जाए, कैसे बॉडी के सारे इन्फ्लेमेशन को अंदर से धोया जाए। जैसे बाहर हम झाड़ू लगा करके सफाई करते हैं तो पूरे शरीर के अंदर की शुद्धि शंख प्रक्षालन से होती है, कोलोन थेरापी से होती है, और 100 से ज्यादा प्रकार की तो हम बस्ती करवाते हैं, और बस्ती की जो मस्ती है वो तो दुनिया में कहीं नहीं है। ये आयुर्वेद वाले को पता है बस्ती की मस्ती क्या होती है। बाकी तो लोग तो बस्ती समझते हैं गांव बस्ती को, लेकिन यहां तो पीछे से बस्ती निकलती है। बड़ा खतरनाक मामला है। और आज ये जो पतंजलि का इमरजेंसी एंड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल है, इसके निर्माण में जिनकी दृष्टि रही है, हमारे श्री सुनील आहूजा जी, इन्होंने 50 से अधिक ऐसे बड़े क्रिटिकल केयर के हॉस्पिटल बनाए। एक बार इनका भी जोरदार अभिनंदन। हमारे सारे सीनियर डॉक्टर्स भी अंदर से थोड़ा बाहर आ जाएंगे, क्योंकि आज हमने भर्ती थोड़ी सी रखी भी है। और आज हमारे एम्स के भी प्रोफेसर डॉक्टर बीना जी से लेकर के, और हमारे जो एम्स के निदेशक हैं ऋषिकेश के, आपकी जानकारी के लिए ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, देश के 10 एम्स माने ऋषिकेश से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, गुवाहाटी से लेकर के, और जम्मू कश्मीर से लेकर के, और भोपाल से लेकर के 10 एम्स में तो हम ज्वाइंट रिसर्च कर रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया, यूरोप और अमेरिका सहित पूरी दुनिया के 25 बड़े मेडिकल इंस्टीट्यूशंस के साथ में मिलकर के वैश्विक स्तर का रिसर्च पतंजलि कर रहा है। इसके लिए जोरदार अभिनंदन होना चाहिए। मैं सेल एंड ट्रायल, एनिमल ट्रायल, ह्यूमन ट्रायल, ड्रग डिस्कवरी का जो पूरा एक साइंटिफिक मेथड है, हमारे पास में 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल वर्ल्ड एविडेंस है। 100 करोड़ से, आचार्य जी अब अगली बात तो सुनो, 100 करोड़ से ज्यादा लोगों के रियल एविडेंस इस अर्थ में है कि इस देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में योग करते हैं, आयुर्वेद को फॉलो करते हैं, आंवला एलोवेरा गिलोय पीते हैं, वो भूमि आंवला पुनर्नवा मकोई पीते हैं, आस पड़ोस की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हैं। जैसे आयुर्वेद में कहा, यस रोगस्य यदौषधम तज्जम, जो जिस देश में, यस देशस्य यो यद भेषजम तज्जम तस्य औषधम हितम। तो ये जो जिस रोग की औषध होती है वो उसी स्थान पर पाई जाती है। पूरे देश के 100 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घरों में फॉलो करते हैं। हर घर, गांव, गली, शहर, मोहल्ला आज योग, आयुर्वेद और जो घरेलू उपचार जिसको हम होम रेमेडी बोलते हैं, उसका आज प्रत्यक्ष प्रमाण है। इसको बोलते हैं रियल वर्ल्ड एविडेंस। हमारे पास में क्लिनिकल एविडेंसेस है, क्लिनिकल डेटा 1 करोड़ 38 लाख लोगों का तो हमारे पास में EMR माने जो पेशेंट के पूरा प्रॉपर डेटा है, कंप्यूटराइज्ड डेटा है पूरा। और हमने पूरी दुनिया में जिन रोगों का साध्य माना जाता है, लीवर फेलियर, किडनी फेलियर, हार्ट फेलियर, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया, पेसमेकर लगाने की है व्यवस्था है। लेकिन पेसमेकर हम उन्हीं को लगाएंगे जो अपने आप को रिकवर नहीं कर पा रहे। हमारी कोशिश होती है हृदयामृत, कार्डियोग्रेड, अर्जुन की छाल, दालचीनी, लौकी का जूस पिला करके 25-30 जिनका इजेक्शन फ्रैक्शन पहुंच गया उनको 60 कर देते हैं। हमने यहां फैसिलिटी क्रिएट की है, एंजियोप्लास्टी की, बाईपास सर्जरी की, पेसमेकर की, लेकिन हमारी कोशिश होगी 90 से 99% लोगों को पेसमेकर ना लगाना पड़े, उनको बाईपास ना करानी पड़े, उनको एंजियोप्लास्टी ना करानी पड़े। क्योंकि 5 साल बाद फिर एंजियोप्लास्टी। एक भाई मेरे पास आया, बोले बाबा जी मेरे 20 स्टंट पड़े हुए हैं। डॉक्टर मीना समझने जैसी बात, 20 स्टंट पड़े हुए। मैंने कहा कैसे? बोले 30-35 साल की उम्र में स्टंट पड़ने शुरू हुए थे, 5-5 साल में एक नया पड़ता गया, 2-2 नए पड़ते गए। आज मेरे किसी के 10, किसी के 15, 500 थोक में है लोगों के 5-5 स्टंट। क्यों डॉक्टर साहब? होलसेल में लग रहे हैं स्टंट। लेकिन हमारी कोशिश है कि स्टंट कम से कम लगाए जाए। हमारी कोशिश है
बाईपास कम से कम लोगों का किया जाए, उसको नेचुरली हार्ट ब्लॉकेज को रिवर्स किया जाए। हमारी कोशिश है लोगों को डायबिटीज के लिए, बीपी के लिए, थायराइड के लिए सिंथेटिक दवा, इंसुलिन आदि पर जो उसकी डिपेंडेंसी उसको घटाया जाए, और हमने किया है। हमने लिवर डिजीज, किडनी डिजीज को रिवर्स किया है। उसके पूरे के पूरे साइंटिफिक मॉड्यूल्स, उसके पूरे क्लिनिकल डाटाज हमारे पास में है कि फैटी लिवर ग्रेड 1, 2, 3, 4 और लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस और लिवर कैंसर जैसे प्रॉब्लम्स को हमने रिवर्स किया है। तो अब जो लोग ये कहते थे कि स्वामी रामदेव और पतंजलि, पूज्य आचार्य भाषण जी ये तो एलोपैथी के विरोधी हैं, हम एलोपैथी के विरोधी नहीं, एलोपैथी से भी हमारी सिंपैथी है, लेकिन कब? जब नितांत आवश्यकता हो तब। हम गैर जरूरी दवा, गैर जरूरी ऑपरेशन, गैर जरूरी टेस्टिंग जितनी जरूरी है उतना करना ही चाहिए। इसलिए हमने लीवर प्रॉब्लम्स को रिवर्स किया। किडनी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ने के बाद लोग कहते थे पहले डायलिसिस, यहां डायलिसिस की व्यवस्था है, लेकिन हमारी कोशिश होगी डायलिसिस को टाला जाए। हमने 8, 10, 12, 14, 16 तक जिनका क्रिएटिनिन पहुंच गया था उनका भी हमने रिवर्स किया है। किडनी का प्रॉब्लम, यहां डायलिसिस की व्यवस्था है, और घुटने चेंज करने की भी व्यवस्था है। कमर, रीढ़ की हड्डी के 33 के 33 वर्टिब्राज के ऑपरेशन की भी व्यवस्था है, ब्रेन सर्जरी की भी व्यवस्था है। लेकिन पहले अनुलोम विलोम करा करके, मेधावटी, मेमोरिगेट, ओमेगा दे करके, यज्ञ चिकित्सा दे करके, मेधाइष्टि से, ब्राह्मी, शंखपुष्पी से, ज्योतिषमती से हवन कराते हैं। वो नैनो पार्टिकल्स, पहले नैनो मेडिसिन की बात होती थी, अब तो पीको मेडिसिन की बात हो रही है, मानी नैनो मेडिसिन से भी और ज्यादा सूक्ष्म। अब लोग सोचते थे पहले कि घी और सामग्री, औषधियां, वनस्पतियां अग्नि में डाल करके फूक रहे, फूक नहीं रहे। वो आयुर्वेदेषु यत् प्रोक्तम यस्य रोगस्य भेषजम तस्य रोगस्य शांत्यर्थम तेन तेन एव होमयेत्, यज्ञ चिकित्सा भी कर रहे हैं हम। तो मस्तिष्क की, ब्रेन की सर्जरी की, स्पाइन की सर्जरी की, घुटनों की सर्जरी की यहां व्यवस्था है, लेकिन हम उसको भी अवॉइड करेंगे। जिनकी जरूरत है उनको भी बहुत नॉमिनल प्राइस में, और जो अत्यंत गरीब लोग हैं उनको सरकार ने भी काफी व्यवस्था कर दी है आयुष्मान जो कार्ड के माध्यम से। तो जो आयुष्मान के अंतर्गत आएंगे उनके आयुष्मान के अंतर्गत करवा देंगे, जो उसको भी उसके भी अंतर्गत नहीं आते और बहुत बेबस लाचार हैं, किसी कारण से उस श्रेणी में नहीं आ रहे, उनकी भी चिकित्सा करवा देंगे असमर्थों की। और जो समर्थ है उनसे बहुत ही नॉमिनल चार्ज के ऊपर एक बहुत बड़ी व्यवस्था खड़ी हुई है। ये वर्ल्ड का पहला ऐसा हॉस्पिटल है, हाइब्रिड हॉस्पिटल, इंटीग्रेटेड सिस्टम, इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट, इंटीग्रेटेड मेडिकेशन, उसके माध्यम से उपचार होगा। तो हमने एक बड़े विजन के तहत अभी ये हॉस्पिटल यहां खोला है। आगे इसका विस्तार दिल्ली से लेकर के, देश से लेकर के पूरी दुनिया में ये जो इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट की, होलिस्टिक ट्रीटमेंट की बात हो रही है, उसका आज एक नए युग का आरंभ हो रहा है। तो आज का ये अवसर ऐतिहासिक है और चिकित्सा के क्षेत्र में यह एक अभिनव कीर्तिमान है। आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा लेंगी। और अंतिम बात कह के मैं पूज्य आचार्य भाषण जी को आमंत्रित करूंगा। हमारा सपना है पूरी दुनिया के लोग वेलनेस के लिए, केवल पतंजलि वेलनेस नहीं, पूरे भारत में आए, पूरी दुनिया का हेल्थ डेस्टिनेशन भारत बने, ये हमारा सपना है। पूरी दुनिया के लोग स्वास्थ्य के लिए भारत आए, पूरी दुनिया के लोग योग के लिए भारत आए, आयुर्वेद के लिए भारत आए, पंचकर्मा षटकर्मा के लिए भारत आए, पूरी दुनिया के लोग एजुकेशन के लिए भारत। मसूरी की नगर पालिका सभागार में आयोजित टाउन वेडिंग कमेटी की बैठक उस समय हंगामे में बदल गई जब पटरी कारोबारियों ने प्रशासन पर भेदभाव और आपसी फूट डालने के गंभीर आरोप लगाए। नाराज कारोबारियों ने कमेटी को भंग करने की मांग तक कर दी। अधिशासी अधिकारी गौरव भसीना ने साफ किया कि मॉल रोड पर पूरी तरह से वेंडर जोन फ्री घोषित किया जा चुका है और यहां किसी भी हाल में पटरी लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि प्रशासन अन्य
स्थानों पर वेंडर जोन विकसित कर रहा है, जहां मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं एसडीएम राहुल आनंद ने चेतावनी दी कि मॉल रोड पर नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर बस कुछ कहीं नहीं रही, हमको फंसा दिया है बुरे संकट में। धोबी का कुत्ता घर का रहा ना घाट का रहा, ठीक है। हमारे बीच से खुद मेरे परिवार से ही आदमी तोड़कर वो ले गए और उनको जो है लॉलीपॉप दिखा करके। अब आप बताइए, आप तो रोज़ इस रोड के अंदर चल रहे हैं, उसमें जो है करीब 70, 80, 90 आदमी जो है यहाँ पे जो है विस्थापित कर रखे हैं। आप ज़रा उनकी आत्मा को पूछो, आप क्या कर रहे हैं? शाम को 100 का नोट भी ले जा रहे हो तुम घर? नहीं ले जा रहे, परेशान है वो परसों एप्लीकेशन लेके यहाँ आए थे कि हमारा काम धंधा नहीं हो रहा, हमें सही जगह वो करो। तो अध्यक्ष जी ने बोला भगा दिया, उनका कहना ही है, मैं उन्हीं के अनुसार कह रहा हूँ। रही बात हमारे विस्थापित होने के, हम विस्थापित होने के लिए मना नहीं कर रहे हैं। हम जानते हैं हम अनलीगल है, लेकिन सवाल इस बात का है कि अनलीगल तो है, लेकिन एक संवैधानिक अधिकार हमारा भी है कि 2 रोटी खाने का अधिकार हमारा भी है। अब इसके लिए अगर आप हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते हैं तो हम क्या बोल सकते हैं? हम तो माथा है, दीवार तो आप खड़े हैं, उस पर अगर हम माथा मारेंगे तो हमारा सर फटेगा, ये हम जानते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप हमारी व्यवस्था नहीं कर सकते तो कम से कम उनको बेरोजगार तो मत करो, ठीक है। इस तरह तो मत बांटो आपस में। अभी 4 लेडीज हमारे अंदर बैठ गई, लालच दे दिया वहीं पे खड़े खड़े, यो साहब ने वहीं पे लालच दे दिया, हमारी 4 लेडीज अंदर बैठ गई। अरे अब यहाँ पक्का लग रहा मुझे, पट्टा लिख रहे हैं अब अध्यक्ष जी भी और यो साहब भी इनके नाम पे ना, हम भी देखेंगे ना उस पट्टे को कि कहाँ पे दे रहे हैं इनको पट्टा, ठीक है। हमने पट्टे भी दिला रखे हैं लोगों को, ऐसा नहीं है। हम व्यवस्था का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था में कहीं भी हमको नज़र नहीं आ रहा है कि हमारे हक में कोई फैसला लिया जा रहा है, इसलिए हम जो है उसका विरोध कर रहे हैं। टीबीसी के मेंबर्स की भी बात आप कर रहे थे, क्या टीबीसी मेंबर है, टीबीसी मेंबर अपनी मर्जी के रखे हुए, कोई भी जो है हमारी पल्ली व्यवसायों से किसी को रखा नहीं वहाँ पे, ठीक है। वो टीबीसी को वो रखे हुए उन्होंने वहाँ, उसे रद्द नहीं कर, ठीक है। उसे हमने हमारी शुरू से ही एप्लीकेशन हमने दे रखी वहाँ की, ये टीबीसी जो है ये जो हमारे मेंबर बैठा रखे वहाँ पे 4, आपने इनको जो है बाहर करिएगा, हम ये हमारे चुने हुए मेंबर नहीं है। और अब तो आपको नई बात बता दूँ, आपको सूचना दे दूँ कि हमारा संगठन जो है रजिस्टर्ड हो गया है। अब नियम के अनुसार वही टीबीसी का मेंबर बन सकता है जिसको हम पटरी व्यवसायी जो है चयनित करके देंगे। अब मांग क्या है? मांग ये है कि हमारी व्यवस्था करिए, हमारी व्यवस्था ये नहीं करेंगे तो क्या है हमारे हाथ? हमारे पास क्या है? कुछ भी नहीं। हमारे हाथ में धरना हम कर चुके हैं, 13 दिन तक बैठे हुए। उसके बाद अब क्या है? अब घेराव होगा, भूख हड़ताल होगी, ठीक है। आगे शासन तक लड़ा जाएगा, घेराव करेंगे। एसडीएम साहब तो कुछ नहीं कर पा रहे, हो सकता है हम कल को डीएम साहब का घेराव भी कर सकते हैं, हो सकता है परसों सचिव का भी घेराव कर सकते हैं, हो सकता है मुख्यमंत्री तक भी जाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम चुपचाप यहाँ बैठ जाएंगे। हम अभी सबसे पहले यहाँ के विधायक और उसकी घेराव करेंगे। अब हमें ये नहीं अभी तक पता लग रहा कि ये विधायक के इशारे पर हो रहा है या हमारे अध्यक्ष जी के इशारे पर हो रहा है, हमें ये देखना है। भी बहुत सिंपल बात थी कि जिस दिन धरना तोड़ा था उस दिन ये बात हुई थी कि इस बार की जो बैठक होगी, उनका ये एक शर्त थी कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें आप बैठेंगे। तो मैंने कहा ठीक है मैं बैठूंगी। दूसरी बात ये हुई थी कि इस बार की जो बैठक होगी उसमें वो लोग बैठेंगे जिनका नाम लिस्ट में नहीं आया। तो मैंने वो बात भी उनकी मानी थी और उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज जो बैठक की गई थी, इसीलिए बैठक की शुरुआत में मैंने कहा था कि जिन लोगों के नाम लिस्ट में है वो बैठक में नहीं रहेंगे, वही लोग रहेंगे जिनके नाम लिस्ट में नहीं है। लेकिन आज जो हंगामा किया है कुछ लोगों ने, वो इस बात को लेकर के करा है कि बैठक तब शुरू होगी जब हमको मॉल रोड पे बैठने दिया जाए। तो वो पॉसिबल नहीं है। वो मैं शुरू से एक बात कह रही हूँ कि लाइब्रेरी गेट से लेकर के पिक्चर पैलेस गेट तक किसी भी तरीके की कोई पटरी नहीं लगेगी। और हमने फिर बात बहुत बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि जिन लोगों की ये शर्त है कि मॉल रोड पे ही बैठना है तो आप जा सकते हैं। जिन लोगों को सच में जो ज़रूरतमंद लोग हैं पटरी चाहिए, वो लोग यहाँ पे बैठें और उसकी प्रक्रिया हम जो टीबीसी के तहत होती है प्रक्रिया, वो प्रक्रिया जारी रहेगी। तो उसी के तहत आज ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये जो जिद है कि नहीं आप अभी हमको मॉल रोड पे बिठाइए, आप मॉल रोड के ऊपर एक फ्लाईओवर बनाइए, उस फ्लाईओवर के ऊपर हमको बिठाइए, तो ये पॉसिबल है। जिन लोगों को सच में पटरी की ज़रूरत है वो उन लोगों ने इजीली यहाँ पे बैठक में प्रतिभाग किया और उन लोगों को लिस्ट में शामिल भी किया। जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरत नहीं है, जिनको राजनीति करनी है, वो राजनीति करते रहें, चिल्लाते रहें। चिल्लाने से और राजनीति करने से तो कोई समाधान नहीं मिलेगा। आप आज 20 लोग आते हैं, कल फिर आप 20 लोगों को और ऐड करते हैं कि नहीं ये भी पटरी वाले हैं। आप 20 लोगों को परसों और ऐड करते हैं कि नहीं ये भी पटरी वाले हैं। हम लोगों का जो होगा एक साथ होगा, हम सब लोग मॉल रोड पे बैठेंगे, ये पॉसिबल नहीं। तो क्या सख्ती से भी निपटा जाएगा? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए हम लोगों ने बहुत नम्रता के साथ
मैंने व्यक्तिगत रूप से निवेदन करा था कि आप एक बार पहले मीटिंग खत्म होने दीजिए, उसके बाद आपकी जो शर्तें होगी उस पर बात करेंगे। लेकिन अगर ये शर्त है कि मॉल रोड पे बैठना है, वो पॉसिबल है। देखिए, टीवीसी की जो आज बैठक आहूत की गई थी, इसमें स्पष्ट तौर पे निर्देश दे दिए गए हैं लोगों की मॉल रोड जो है, कुछ लोगों का ये इसे मैं जिद ही कहूँगा कि पूर्व से ही निर्धारित है कि मॉल रोड पर किसी को भी फेरी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। और कई लोग थे जो मॉल रोड पर ही लगाना चाहते थे, उनके द्वारा मीटिंग में प्रतिभाग नहीं किया गया। जो लोग नियमों के अंतर्गत अन्य जो हमारे वेंडिंग जोन चिन्हित हुए हैं वहाँ पे लगाने के लिए तैयार रहे हैं, उनकी आज स्क्रीनिंग करी गई है और अधिकतर लोगों को एफिडेविट के माध्यम से एफिडेविट ले करके लोगों को जो है पात्र श्रेणी में डाला गया है। और नगर पालिका की निरंतर यही प्रयास है कि नियमों के अंतर्गत अधिक से अधिक लोग जिनका पुनर्वास कह लीजिए या जिनको हम लोग अन्य स्थान दे सकते हैं वो दे दिया जाए। और कुछ लोगों में इसमें मॉल रोड को लेकर के जिद करी जा रही है, तो मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहूँगा कि टीवीसी एक मत है, शासन के निर्देश हैं, माननीय विधायक महोदय जो हमारे काबीना मंत्री हैं उनके निर्देश हैं, और नगर पालिका बोर्ड भी एक मत है कि मॉल रोड को नो वेंडिंग जोन ही रखा जाए। उसके अतिरिक्त जो स्थान है वहाँ पे स्थल उपलब्ध होने पर और जगह उपलब्ध होने पर अधिक से अधिक लोगों को स्थान दिए जाना नगर पालिका की प्राथमिकता है, लेकिन उसमें नियमों की कहीं भी अनदेखी नहीं की। इसमें हमने लोगों से ही अनुरोध किया है कि अगर टीवीसी नगर पालिका भी कोई ओमनीपोटेंट बॉडी नहीं है, यदि हमसे भी कोई गलती हुई है और कोई व्यक्ति ऐसा है जो हमारी जांच से छूट गया है या उसने हमें गलत तथ्य प्रस्तुत करे, तो वो अपने रिकॉर्ड दें, हमसे शिकायत करें। लेकिन वर्तमान तक हमारे पास इस संबंध में कोई भी ऐसी शिकायत नहीं प्राप्त हुई है कि किसी गलत व्यक्ति का चयन हो गया है। जो लोग मौखिक रूप से बोल रहे हैं उनसे भी हमारा यही अनुरोध है कि वो साक्ष्य के साथ अपने आपत्ति दर्ज कराएं। और टीवीसी में जो हमारी 2016 की नियमावली है उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि यदि किसी व्यक्ति को गलत तथ्यों के आधार पे आई कार्ड जारी हो भी जाता है तो उसको निरस्त करने का भी प्रावधान है। तो इसमें कोई पक्षपात वाला कोई मुझे नहीं लगता कि ये आरोप करना। बिल्कुल, जैसा हमारे पहले भी बोला था कि हम बिल्कुल एक्ट अनुसार जो नियमावली बनी है हम उसके अनुसार चल रहे थे। तो इसमें जैसे कुछ पात्र व्यक्ति छूट गए थे जो हमारी पिछली सर्वे और हुए थे, उस चक्कर में हमने उसी क्रम में ये कहा था कि जो भी पात्र व्यक्ति वो अपना आवेदन आज यहाँ हमारे समक्ष समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इसमें अनुसार जो नियम अनुसार है हमने कुछ पात्र व्यक्तियों को आज भी हमने चयनित किया है। अब इनकी जो आवंटन स्थल आवंटन की कार्रवाई की जाएगी। और जो हंगामे है वो वही लोग हैं जो पात्र व्यक्ति नहीं है और उनकी एक ही डिमांड है कि वो मॉल रोड पे, जबकि हम स्पष्ट करना चाहते हैं, पहले से भी हमारा रुख स्पष्ट है कि मॉल रोड पे किसी भी प्रकार की वेंडिंग की अनुमति नहीं दी जाएगी। हमारे द्वारा चयनित वेंडिंग जोन में अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका स्वागत है, आप वेलकम करें। समिति आपके आवेदन पे विचार विमर्श करेगी और आप पात्र पाए जाते हैं तो आपको आवंटन भी करेगी। इसके बाद देखिए कार्रवाई यही है कि अगर वो मॉल रोड पे बैठते हैं तो जो हमारी कार्रवाई होती है विधिक कार्रवाई वही उन पर की जाएगी, चाहे सामान जब्ती की हो या इवन पब्लिक न्यूसेंस में अगर उसमें मजिस्ट्रेसी के अनुसार करना पड़े कार्रवाई तो भी करने में हमें बिल्कुल परहेज नहीं होगा। तो मैं उनसे वही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप नियमानुसार चलें, हम भी नियमानुसार चलें। देहरादून में प्रदेश के कृषि सहायकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। मानदेय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी के बाद कृषि सहायकों के पद अधिकारियों ने कृषि मंत्री गणेश जोशी से भेंट कर आभार जताया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने आकस्मिक अवकाश को लेकर ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर मंत्री ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया है। दरअसल देहरादून स्थित शासकीय आवास पर कृषि मंत्री गणेश जोशी से कृषि सहायकों के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। फूलों की माला और पुष्प गुच्छ भेंट कर मानदेय बढ़ोतरी के लिए धन्यवाद दिया। कृषि मंत्री के निर्देशों के बाद कृषि सहायकों का मानदेय 8,300 से बढ़ाकर 12,391 कर दिया गया है। मंत्री जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में सरकार संवेदनशीलता के साथ कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रही है। कृषि सहायक जो ब्लॉकों में काम करते हैं काफ़ी लंबे समय से मानदेय बढ़ाने का मांग कर रहे थे। पूर्व में इनको 83 रुपये मानदेय मिलता था और आज हमारी सरकार ने इसको बढ़ाकर 12,300 कर दिया है। 4,000 रुपये हमने बढ़ाए हैं, जिससे वहाँ के अध्यक्ष और कुछ लोग प्रमुख उनके अधिकारी मुझे आभार व्यक्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि आज प्रदेश के अंदर एक संवेदनशील सरकार चल रही है। अभी पूर्व देखा होगा 7,500 कर्मचारियों के पक्ष में हमने फैसला लिया है और अभी धीरे धीरे शीघ्र जो शेष है उनको भी हम स्वागत करेंगे। और जो भी इनकी अन्य मांगे हैं, उन्होंने एक मांग पत्र मुझे और दिया है छुट्टी का, उस पर भी हम विचार करेंगे।
क्योंकि सरकार कर्मचारियों से जलती है और कर्मचारियों की चिंता करना एक संसदीय सरकार का कर्तव्य है और पुष्कर सिंह धामी सरकार इस पर पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। खबर हरिद्वार से है, जहां अर्धकुंभ मेला 2027 को देखते हुए यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी पहल की गई है। हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ पुलिस कर्मियों को जीवन रक्षक सीपीआर का विशेष प्रशिक्षण दिया गया। दरअसल कप्तान जीआरपी उत्तराखंड अरुणा भारती के नेतृत्व में हरिद्वार रेलवे स्टेशन पर सीपीआर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हिमालयन इंस्टीट्यूट जौलीग्रांट देहरादून के चिकित्सक डॉक्टर राजेश शर्मा, डॉक्टर सुनील खंडूरी व उनकी टीम ने जीआरपी और आरपीएफ के अधिकारियों व कर्मचारियों को कार्डियो पल्मोनरी की ट्रेनिंग दी। चिकित्सकों ने बताया कि हार्ट अटैक के शुरुआती 3 मिनट बेहद अहम होते हैं। अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष अनुराज जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि सरयू नदी में करीब 3.5 करोड़ रुपए की लागत से प्लॉटिंग बाथिंग कुंड बनाया जा रहा है। यह प्रोजेक्ट लगभग पूरा हो चुका है और जल्द ही इसका लोकार्पण किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नदी में इस तरह का यह पहला प्रयोग है जिसे हाई ग्रेड पॉलीमर से तैयार किया जा रहा है ताकि यह टिकाऊ और सुरक्षित रहे। इस बाथिंग कुंड के तैयार होने से श्रद्धालुओं को सरयू स्नान के दौरान बेहतर, सुरक्षित और सुव्यवस्थित सुविधा मिलेगी। प्रशासन का मानना है कि इससे श्रद्धालुओं की आस्था के साथ साथ उनकी सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी। पहला फ्लोटिंग कुंड बन रहा है, इसको लेकर के क्या है, कितने का बना है, क्या तकनीकी है, कितने बने रही है, आने वाले श्रद्धालुओं में क्या सुविधाएं होगी, कैसे साहब होनी चाहिए? देखिए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की अपेक्षा है कि यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए हम लोग अच्छी से अच्छी व्यवस्था कर सकें, तो उसी क्रम में सरयू नदी में एक बहुत ही उत्तम क्वालिटी का नहाने के लिए पूरी सर्व सुविधाओं युक्त चेंजिंग रूम के साथ नदी की मुख्य धारा में पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ नहाने के लिए हम लोग एक बाथिंग कुंड हम लोग इसको बनवा रहे हैं, जो कि लगभग 3.5 करोड़ रुपए का है। इसकी खासियत ये है कि जैसे भी नदी की धारा आगे पीछे होती है तो ये उस हिसाब से नदी की मुख्य धारा में ही प्रवाहित रहेगा और इसके नीचे से लगातार ठंडा पानी, नदी का शुद्ध पानी जो है लगातार इसमें बहता रहेगा और श्रद्धालु उसमें आराम से उतर के बिना किसी भय के, डर के, एक पूरे प्रशिक्षित जो हमारे उसमें कार्मिक लगे रहेंगे उनकी देख रेख में अपने यहाँ पर नहाने का काम कर सकते हैं। और नहाने के बाद वहां पर कपड़े बदलने के लिए भी पूरी हम लोगों ने चेंजिंग रूम, और अगर उनको कुछ वहां से अपनी छोटी मोटी जरूरतों का सामान खरीदना है तो उसके लिए कुछ शॉप्स भी हम लोगों ने उसमें प्रावधान किया है। ये प्रोजेक्ट लगभग फिनिशिंग की तरफ है और बहुत शीघ्र ही इसका हम लोग जो है इसको आम जनमानस के बेहतर अनुभव के लिए हम लोग इसको शीघ्र ही इसका लोकार्पण कर देंगे। देश का हमारे पास पहला है, ये कैसे किया है? जानकारी है जो कार्यदायी संस्था है उसके द्वारा ये बताया गया है कि नदी में इस प्रकार से इसको पहली बार जो है लॉन्च किया जा रहा है, तो ये अभी जानकारी में तथ्य है। किस चीज से बनाया जा रहा है सर? हाई ग्रेड पॉलीमर का एक मटेरियल है जो कि टेस्टेड है कि जो पानी में पड़े रहने पे खराब नहीं होता है। एक प्रकार का पॉलीमर है, उसके इन्होंने उसको अच्छी टेक्नोलॉजी से इसमें लगा के इसको बनाया है जिससे कि ये लगातार नदी में सबमर्ज भी रहेगा लेकिन उसकी स्ट्रेंथ में कोई कमी नहीं है। कहा जा सकता है इस परियोजना से अयोध्या के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगी। निश्चित ही यहाँ पर जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनकी सुविधाओं में किस प्रकार से हम उनको विश्व स्तरीय अनुभव दे सकते हैं कि अयोध्या से जाने के बाद उनको एक अपना एक यादगार रहे उनकी, इसके लिए बहुत ही अच्छा एक एडिशन रहेगा जिससे लोगों को यहाँ पर नहाने की एक अच्छी सुविधा मिल पाएगी सरयू जी में। उत्तर प्रदेश के मथुरा में बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक युवक ने खुद का गला रेतकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मौके पर मौजूद लोगों ने युवक को बचाने का प्रयास किया लेकिन युवक ने एक साफ इनकार कर दिया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और राहगीरों में डर का माहौल बन गया। बता दें युवक की हालत गंभीर है, उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। दरअसल मथुरा में बुधवार सुबह करीब 10 बजे एक युवक ने खुद का गला रेतकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना का वीडियो सामने आया जिसमें देखा जा सकता है कि युवक सड़क के किनारे खड़ा होकर गले पर चाकू से वार कर रहा है। वार करने के बाद वह सड़क पर गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने उसे समझाने और
बचाने की कई कोशिशें की लेकिन युवक नहीं माना। इसके बाद उसने खुद पर दोबारा से हमला किया। इस दौरान वहां अफरा तफरी मच गई और राहगीरों में डर का माहौल पैदा हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने युवक को छाता के CHC में भर्ती कराया, जहां उसका इलाज चल रहा है। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।